हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की पेपर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है एरिस्टोटेलियन स्क्वायर, जो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग का ये जो पोर्शन है एरिस्टोटेलियन स्क्वायर, यहाँ से लगभग हर साल 3 से 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यानी 6 से 10 नंबर एक टॉपिक के ऊपर आपके हाथ में है। अगर ये जगह आपने करेक्ट कर दिया तो 6 से 10 नंबर कोई आपसे नहीं ले सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और इस वीडियो को आगे देखते हैं। और इस वीडियो के एंड में हम एक क्वेश्चन आपके लिए देने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, जो कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए एंड उस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, इसके ऊपर उस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करके उसके आंसर बताकर हम एक नेक्स्ट वीडियो आएंगे कल हमारे चैनल पर। तो आज इस वीडियो को पहले जल्दी से देख लीजिए, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इस तरीके की क्वेश्चन को डील करते हैं, और अंत में दिए गए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताएं कि आपका आंसर क्या आया है। और कल हम इसके करेक्ट आंसर डिस्क्राइब करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पे हम ये भी बताएंगे कि कौन से स्टूडेंट का आंसर सही आया है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को आगे। एरिस्टोटेलियन स्क्वायर को समझने से पहले 4 तरीके की स्टेटमेंट होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर बेस करके हम एरिस्टोटेलियन स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। पहला जो स्टेटमेंट है, एक होता है ए वाला स्टेटमेंट, दूसरा होता है ई वाला स्टेटमेंट, तीसरा होता है आई वाला एंड चौथा होता है ओ वाला। तो ये ए ई आई ओ, ये 4 तरीके की स्टेटमेंट क्या होते हैं। जैसे कि अगर आपको दिया गया है ऑल एस इज पी, लाइक ऑल मैन आर गुड, ठीक है, आपको यहाँ पे दिया गया है ऑल एस इज पी, यानी कि ऑल है यहाँ पे ऑल, और फिर ऑल और इज, ये आपको दिया गया है ऑल और पी इज, ठीक है। जिस भी स्टेटमेंट पे ऐसा सिंपल वाला स्टेटमेंट हो, ऑल एस इज पी, इस तरीके के अगर स्टेटमेंट हो, तो ऑल का मतलब क्या है कि सारे के सारे एस जो है वो पी है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, सारे के सारे एस जो है। तो जहां पे ऐसी बात किया जाएगा ऑल जहां पे भी होगा वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है, यूनिवर्सल। और ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको ये ऐसा क्या लग रहा है, स्टेटमेंट में कहीं कोई नेगेटिव वर्ड है क्या, नॉट, नो, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट जो है ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये एफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट होता है ऑल एस इज पी, लाइक ऑल मैन आर गुड, अगर ये आपको कहा जाता, तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट होते हैं वो होते हैं यूनिवर्सल एफर्मेटिव। ये होती है ए वाले सेंटेंस, यानी ए वाला जो सेंटेंस है उसको कहते हैं यूनिवर्सल एफर्मेटिव सेंटेंस। अब आते हैं ई वाले सेंटेंस पे। ई वाले सेंटेंस दोनों तरीके से दिया जाता है, आपको इस तरीके से भी दे सकते हैं नो एस इज पी, और आपको इस तरीके भी दिया जाता है ये सेंटेंस को कि ऑल एस इज नॉट पी। चाहे नो एस इज पी दे दे या फिर ऑल एस इज नॉट पी दे दे, दोनों का मतलब एक ही है। नो एस इज पी मतलब कोई भी एस पी नहीं है, और ऑल एस इज नॉट पी इसका मतलब भी कोई भी एस पी नहीं है। या इसका मतलब क्या है, सारे के सारे एस को डिनोट कर रहा है, यानी यूनिवर्सल। सारे के सारे डिनोट किया जा रहा है यानी यूनिवर्सल है। और नॉट, नो लगा हुआ है, नो मतलब ये नेगेटिव है। तो यूनिवर्सल नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो ई वाला स्टेटमेंट होता है। अब चाहे आपको नो एस इज पी दे, नो मैन इज गुड दे, या फिर नो गर्ल इज बॉय दे, कुछ भी दे दे आपको, इस फॉर्मेट को याद रख लो, बस सेंटेंस को मत याद करना, फॉर्मेट को याद कर लो। ऑल एस इज पी ऐसा अगर दिया गया फिर वो हो जाएगा यूनिवर्सल एफर्मेटिव। ऑल एस इज नॉट पी या फिर नो एस इज बी, इस तरीके से अगर सेंटेंस को डिजाइन किया जाएगा तो होगा यूनिवर्सल नेगेटिव। फिर आता है सम एस इज पी, सम एस इज पी यानी सम वाला स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सम वाला। सम मतलब कुछ, सारे के सारे को डिनोट नहीं कर रहे, कुछ को डिनोट कर रहे हैं, उनमें से थोड़ा, सारे हैं उनमें से थोड़ा चीज को हम डिनोट कर रहे हैं, तो यानी ये पर्टिकुलर हो गया। अब ये इज पी है यानी इसमें भी कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो पर्टिकुलर एफर्मेटिव बन गया ये वाला स्टेटमेंट, यानी ये स्टेटमेंट होता है आई वाला, ये बन गया पर्टिकुलर एफर्मेटिव। फिर आ गया आपका ओ वाला स्टेटमेंट, सम एस इज नॉट पी, यानी सम के लिए क्या हो जाएगा, सम के लिए ये हो जाएगा पर्टिकुलर, एंड नॉट लगा हुआ है, इज नॉट लगा हुआ है यहाँ पे, इज नॉट मतलब ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ए वाला स्टेटमेंट आपका होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, ई वाला स्टेटमेंट आपका होता है यूनिवर्सल नेगेटिव,
आई वाला स्टेटमेंट होता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड ओ वाला स्टेटमेंट होता है पर्टिकुलर नेगेटिव। ये हो गया 4 तरीके का स्टेटमेंट, ठीक है, ए ई आई ओ। इसको याद रखना क्योंकि एरिस्टोटेलियन स्क्वायर इसी के बेसिस पर सॉल्व होने वाले हैं। ये बेस है एरिस्टोटेलियन स्क्वायर का, ये बेस है, ये सेंटेंस। ये अगर आपने याद नहीं रखा तो आप एरिस्टोटेलियन स्क्वायर में कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए एरिस्टोटेलियन स्क्वायर को आप देखते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखना। इस सेंटेंस को याद मत रखने जाओ, सेंटेंस को याद मत रखो और ऐसा मत याद रखो, इसको मतलब मेमोराइज करने की कोशिश मत करो, अच्छी तरीके से समझो। ए मतलब ऑल एस इज बी, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ई मतलब ऑल एस इज नॉट बी। आई मतलब सम एस इज बी। ओ मतलब सम एस इज नॉट बी। ऐसे इसको याद रखो, ठीक है। मेमोराइज करने की कोशिश मत करो, समझ लीजिए इसको अच्छी तरीके से। अब आगे एरिस्टोटेलियन स्क्वायर, ये इसका फाउंडर कौन है? क्यों एरिस्टोटेलियन स्क्वायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका फाउंडर है एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल कौन थे इसको याद रखने के लिए रख लो कि ये एक ग्रीक फिलोसोफर। एरिस्टोटल था एक ग्रीक फिलोसोफर। चलो अब आगे देखते हैं। ये है एरिस्टोटेलियन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक स्क्वायर बना लो, पहले तो एक स्क्वायर बना लो और इसको इस तरीके से प्लेसमेंट कर दो। यहाँ पे ए वाला सेंटेंस, यहाँ पे ई वाला स्टेटमेंट, ठीक है, यानी सेंटेंस, यहाँ पे ओ वाला और यहाँ पे आई, ए ई आई ओ। इसको इस तरीके से प्लेसमेंट कर दो। अब इनके रिश्ता क्या होता है, इनके बीच का रिश्ता क्या होता है, ये हमें जानना होगा। ए ई के बीच में क्या रिश्ते होते हैं, ए आई के बीच में क्या होता है, ए ओ के बीच में क्या होता है, सबके साथ सबके रिश्ते क्या होते हैं, क्योंकि इसी रिलेशन की बेसिस पर आपको सवाल किया जाएगा, ठीक है। अब देखो ए और ई इन दोनों का बीच का जो रिश्ता है वो है कॉन्ट्ररी। वो रिश्ते का नाम क्या है? कॉन्ट्ररी। अब कॉन्ट्ररी रिश्ता जो है इनमें क्या होता है? कॉन्ट्ररी रिश्ता देखो किनमें क्या होता है वो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्ररी रिश्ता जो है इसका मतलब है ए और ई इन दोनों के बीच में कोई एक फॉल्स होना चाहिए, होना ही पड़ेगा, किसी एक को फॉल्स होना ही पड़ेगा। यानी ए ई दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। ए और ई ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। एक को फॉल्स होना ही होगा। अगर आपको बता दिया क्वेश्चन में कि ए वाला स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, तो बताओ एफ ई वाला स्टेटमेंट क्या होगा? आप नहीं कह सकते, ये अनडिटरमाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता क्या है, आपको पता है ए और ई इन दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, एक साथ फॉल्स हो सकते। यानी इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है? एक को फॉल्स होना ही पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन में बता दिया ए फॉल्स है, यानी ई ट्रू भी हो सकता है, ई फॉल्स भी हो सकता है, ई ट्रू भी हो सकता है, ई फॉल्स भी हो सकता है। अगर आपको बता दिया होता एग्जाम में या क्वेश्चन में कि ए वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है, ए वाला स्टेटमेंट ट्रू, आपको बताया ए वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो फिर बताओ ई वाला स्टेटमेंट जो होगा ये क्या होगा? अगर इस तरीके से आपको पूछा जाता तो क्या होता? इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या था? कॉन्ट्ररी, यानी एक को फॉल्स होना ही पड़ेगा। अब ए और ई इन दोनों में एक को फॉल्स होना ही पड़ेगा और आपको क्वेश्चन में बता दिया ए वाला ट्रू है, तो आंख बंद करके कर दो, ये फॉल्स होगा ही होगा, ये फॉल्स होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में रिश्ता तो वही है, एक अगर ट्रू है तो दूसरे को फॉल्स होना ही पड़ेगा, मतलब इन दोनों में एक को फॉल्स होना ही होगा। लेकिन अगर आपको बता दिया, पहले क्या बताया था? पहले बताया था ए फॉल्स है, एक को फॉल्स बता दिया, पूछ रहे कि दूसरा क्या है। हो सकता है भाई वो फॉल्स भी हो, क्योंकि दोनों एक साथ फॉल्स तो हो सकता है। कॉन्ट्रेरी रिश्ते में यही तो बात है, एटलीस्ट वन इज फॉल्स, मतलब एक को फॉल्स होना ही है। दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, तो इसलिए एक को फॉल्स तो बता दिया जो कंडीशन में था। अब पूछ रहा है दूसरा क्या है, हमें क्या पता भाई दूसरा क्या होगा, हमें क्या पता, चाहे वो ट्रू भी हो सकता है वो फॉल्स भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो ट्रू ही हो या जरूरी नहीं वो फॉल्स भी हो, क्योंकि यही तो रिश्ता है इनका, ठीक है। तो अगर ए को फॉल्स बता दिया, ई पूछेगा तो इसका मतलब हो जाएगा वो अनडिटरमाइंड है। लेकिन अगर ए को ट्रू बता दिया और ई पूछेगा तो ये 100% गारंटी वो फॉल्स होगा, ठीक है। ये हो गया कॉन्ट्ररी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सब कॉन्ट्ररी, यानी नीचे वाला आई और ओ, इनके बीच में रिश्ता हम देखेंगे। आई और ओ इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है? इन दोनों के बीच का रिश्ता है सब कॉन्ट्ररी, यानी ये उल्टा है, कॉन्ट्ररी का उल्टा यानी ऑपोजिट। तो क्या कहते हैं इसमें? एटलीस्ट वन इज ट्रू,
यानी कॉन्ट्ररी में क्या कहा गया था कि दोनों में से एक को फॉल्स होना ही पड़ेगा, चाहे दोनों फॉल्स हो जाए चलेगा, ठीक है। तो सब कॉन्ट्ररी में कहेगा कि दोनों में से एक को ट्रू होना ही चाहिए, एक को ट्रू होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन इज ट्रू। दोनों में से एक को ट्रू होना ही चाहिए, चाहे दोनों एक साथ ट्रू हो जाए, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब अगर आपको बता दिया क्वेश्चन में कि आई वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, आई वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, तो बताओ वो वाला स्टेटमेंट क्या होगा, क्या होगा वो वाला स्टेटमेंट? 100% ये ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा 100%? क्योंकि आप कंडीशन तो वही है, दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक को ट्रू होना ही होना है, क्योंकि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। सब कॉन्ट्ररी का रिश्ता का रूल्स है, दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, और इन दोनों में से एक को ट्रू होना ही पड़ेगा। चाहे एक फॉल्स हो जाए, लेकिन एक को ट्रू होना ही होना है, चाहे आई को ट्रू होना है या फिर ओ को ट्रू होना है, ठीक है। दोनों में से एक को, एटलीस्ट एक को ट्रू होना ही चाहिए। दोनों एक साथ भी हो सकता है ट्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ट्रू होना ही पड़ेगा, ठीक है। दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। तो इसीलिए तो है, आपको बता दिया गया था आई वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, तो बताओ वो वाला क्या होगा? तो आंख बंद करके कर दो ट्रू, क्योंकि एक को तो ट्रू होना ही है। अगर आपको बता दिया जाता कि आई वाला ट्रू है, फिर बताओ वो वाला क्या होगा, अब नहीं कह सकते थे। या फिर ओ वाला ट्रू है, अब पूछ रहा बताओ आई वाला क्या होगा, अब नहीं कह सकते हो। ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया सब कॉन्ट्ररी रिश्ता, सब कॉन्ट्ररी। अब हम देखने वाले हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी ए और ओ इन दोनों के बीच का डायगोनल जो है, ए ओ और आई ई इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, इसको देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, ए ओ एंड आई ई इन दोनों का जो रिश्ता है वो है कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है ऑपोजिट। कॉन्ट्राडिक्टरी सिंपल लैंग्वेज में याद रख लो, ऑपोजिट होगा, ये ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यू होगा। यानी आई अगर फॉल्स आपको बताया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा अगर आपको बता दिया कि आई वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, तो बताओ ई वाला स्टेटमेंट क्या होगा? ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है आई एंड ई के बीच का, ये कॉन्ट्राडिक्टरी में एक का अगर आपको बता दिया जाए ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, जो भी बताया जाएगा ऑपोजिट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। आई वाला अगर फॉल्स है तो ई वाला ट्रू होगा, आई वाला अगर ट्रू है तो ई वाला फॉल्स होगा। हो गया सिंपल। सेम ओ, सेम ए और ओ के बीच में रिश्ता, ए वाला अगर ट्रू है तो ओ 100% फॉल्स होगा, ए वाला अगर ट्रू है तो ओ 100% फॉल्स होगा, ए वाला अगर फॉल्स है तो ओ 100% ट्रू होगा। ये सबसे इजी रिश्ता, आसान रिश्ता है ये, ए और ओ, आई और ई के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी। जो डायगोनल दिख रहा है आपको, डायगोनल जो रिश्ता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, यानी ऑपोजिट। ए वाला ट्रू है तो ओ वाला फॉल्स होगा, ए वाला फॉल्स है तो ओ वाला ट्रू होगा, ठीक है। ये हो गया है कॉन्ट्राडिक्टरी रिश्ता। अब क्या आते हैं? अब आते हैं ए और आई, यानी जो साइड के लाइन है, साइड के ये वाला जो लाइन है, ए और आई के बीच में और ई और ओ के बीच में, ये रिश्ता क्या होता है? ए और आई के बीच में रिश्ता क्या है? ई और ओ के बीच में रिश्ता क्या है? इनको कहते हैं सब ऑल्टरनेशन। क्या कहते हैं? सब ऑल्टरनेशन कहते हैं, सब ऑल्टरनेशन। रिश्ता कैसे होते हैं देखते हैं। चलो, सब ऑल्टरनेशन में ट्रूथ फ्लोज डाउनवर्ड, फॉल्सिफाई फ्लोज अपवर्ड। देखते हैं कैसा। क्या कह रहे हैं? ट्रूथ है डाउनवर्ड और फॉल्स होता है अपवर्ड। अब इसको अच्छी तरीके से देखो, ये भी इजी है, बहुत इजी है, इसको मिटाते हैं पहले। देखिए, ट्रूथ होता है डाउनवर्ड, यानी ए स्टेटमेंट में अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि ए ट्रू है, ए ट्रू है, इसका मतलब आई भी ट्रू होगा। ट्रूथ डाउनवर्ड मतलब ऊपर वाला अगर ट्रूथ है, ऊपर वाला अगर ट्रू बताया हुआ है एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में, तो नीचे वाला भी ट्रू ही होगा। और अगर ऊपर वाला आपको फॉल्स बताया हुआ है, ऊपर वाला फॉल्स बताया हुआ है, तो नीचे वाला अगर आपको पूछे कि ए बताओ फॉल्स है, ठीक है, क्वेश्चन ने बता दिया ए फॉल्स है, आई बताओ क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? आप नहीं कह सकते हो, इसको कहते हैं अनडिटरमाइंड। क्यों?
क्योंकि क्या लिखा हुआ है सब अल्टरनेशन में क्या लिखा हुआ है, ट्रू फ्लो डाउनवर्ड्स, लेकिन फॉल्सिटी फ्लोज अपवर्ड। यानी आई वाला अगर फॉल्स है, आई वाला स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो फॉल्स अपवर्ड होते हैं, यानी नीचे वाला फॉल्स है तो ऊपर वाला भी फॉल्स होगा। लेकिन अगर ऊपर वाले को फॉल्स बता दिया और पूछ रहे कि बताओ नीचे वाला क्या होगा, अब नहीं कह सकते हो, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं बताया हुआ है, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं बताया जाता है। याद रखिए, ट्रू होते हैं ऑलवेज डाउनवर्ड, यानी ऊपर वाला अगर ट्रू है, ऊपर वाला अगर ट्रू है तो नीचे वाला ट्रू होगा 100%, और नीचे वाला अगर फॉल्स है तो ऊपर वाला भी फॉल्स होगा 100%। लेकिन अगर बता दिया कि नीचे वाला बताओ ट्रू है, नीचे वाला ट्रू है, ऊपर वाले बताओ क्या होगा, नीचे वाला ट्रू है ऊपर वाला क्या होगा, नहीं कह सकते हो, अनडिटरमाइंड। ऊपर वाला फॉल्स है, नीचे वाला बताओ क्या होगा, नहीं कह सकते हो, अनडिटरमाइंड, फॉल्स हो, अनडिटरमाइंड है, आप कुछ नहीं कह सकते हो। ये इसी तरह इसके बीच का भी होगा, इसमें भी इस तरीके के रिश्ते लगते हैं ई और ओ के बीच में। कैसे, इसको भी एक बार देख लेते हैं तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कहा था, ट्रू डाउनवर्ड और फॉल्स अपवर्ड, यानी ई वाला स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन में बताया हुआ कि ई वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो बताओ नीचे वाला क्या होगा, बताइए क्या होगा। ऑब्वियसली सर ये ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है ट्रू फ्लोज डाउनवर्ड, ट्रूथ फ्लोज डाउनवर्ड, यानी ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा। और आपको बताया कि ओ वाला स्टेटमेंट जो है, ओ वाला ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो बताओ ई क्या होगा, ई हो जाएगा ऑब्वियसली फॉल्स। क्यों, क्योंकि साफ साफ बताया हुआ है फॉल्स फ्लोज अपवर्ड, यानी नीचे वाला अगर फॉल्स है तो ऊपर वाला भी फॉल्स होगा। लेकिन अगर आपको पूछे कि बताओ भाई ई वाला स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, ई वाला स्टेटमेंट जो है यानी ऊपर वाले को फॉल्स कह रहा है और पूछ रहा है कि नीचे वाला बताओ क्या है, कह सकते हो क्या है, कहीं पे लिखा है यहाँ पे, ये इसके बेसिस पे सॉल्व करना होगा आपको। कहीं पे लिखा है ऊपर वाला फॉल्स होगा तो नीचे वाला क्या होगा, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है इसमें, तो ये हो जाएगा अनडिटरमाइंड, यानी कि इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसको हम नहीं बता सकते हैं। ऊपर वाले को आप फॉल्स कहोगे तो नीचे वाला हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन अरिस्टोटेलियन स्क्वायर में नहीं पढ़ाया जाता या फिर नहीं मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से सवाल आपको पूछा जाता है, इसी उल्टा पुल्टा करके, बताओ ऊपर वाले को फॉल्स बता दिया, बताओ नीचे वाला क्या होगा, और आप जल्दबाजी में करके आओगे ऊपर वाला फॉल्स यानी नीचे वाला भी फॉल्स ही होगा। लेकिन ये गलत है, ऊपर वाले को फॉल्स कह दिया तो नीचे वाला होगा ही नहीं, अनडिटरमाइंड। और एग्जाम में बैठ के आपको लगता है भाई अनडिटरमाइंड क्या होता है, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है, ये तो मेंशन ही नहीं है, तो अनडिटरमाइंड तो होगा ही नहीं। लेकिन वही आंसर था आपका और आपने गलत करके आ गया। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको समझो, अच्छे तरीके से पढ़ लो, ठीक है, तो पता चलता है कि कौन क्या होगा। ये हो गया एरिस्टोटेलियन स्क्वायर की सारी कंडीशन। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी ये डायगोनल वाला, कॉन्ट्ररी यानी ए और ई के बीच में, सब कॉन्ट्ररी यानी आई और ओ के बीच में, सब अल्टरनेशन यानी साइड वाला ए और आई एंड ई और ओ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे, मैं अभी इसकी सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, इसके सॉल्यूशन हम कल अपलोड करेंगे चैनल पे। ठीक है, एग्जैक्टली 24 आवर्स बाद। तो 24 आवर्स आपके पास है इसकी सॉल्यूशन करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है इफ सम एस इज पी, सम एस इज पी, इसको दिया हुआ है ट्रू, इसको बताया हुआ है ट्रू, तो देन व्हाट विल बी इमीडिएटली इन्फेरेड फ्रॉम इट, यानी इनमें से आप ये जो चारों पांचों आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है ए बी सी डी ई, इन पांचों स्टेटमेंट को आप कौन से स्टेटमेंट को ट्रू मानोगे, कौन को फॉल्स मानोगे, बताओ। ये लिखा हुआ है, अब बताओ इनमें से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। इसको ट्रू मानना है आपको, ये बता दिया क्वेश्चन में, ये वाले स्टेटमेंट को ट्रू मानना है। अब आप निकालो ये ए वाला है, ई वाला है, आई वाला है, ओ वाला है, क्या है, इसको निकालो और ये जो सीक्वेंस नीचे बताया हुआ है इन सीक्वेंस में से आपको ऑप्शन चूज करना है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि आपका आंसर क्या है, 1 2 3 या 4, कौन सा है आपका आंसर नीचे सीक्वेंस में से। ठीक है, तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए कीप डूइंग योगा एंड मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए क्यूरेटिव योगा। नमस्कार, धन्यवाद।